सो वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ABST गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। सो स्टूडेंट्स, अपना सैलरी वाला चैप्टर चल रहा था और अपन ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट चालू किया था, ग्रेचुटी का पॉइंट। सैलरी का अपने 20 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल आपके इनकम टैक्स में, उसमें ग्रेचुटी का पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्राय करके ये पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ही ग्रेचुटी का पॉइंट आपके क्वेश्चन में आ गया तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि वो कर्मचारी कौन सा है। यदि वो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता, सुरक्षा सेवा में लगा हुआ कर्मचारी है या इनके अलावा अगर कर्मचारी है तो वो अन्य कर्मचारी माना जाएगा। तो इन कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, स्थानीय सत्ता या सुरक्षा सेवा में लगे कर्मचारियों के लिए तो पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी? टैक्स फ्री, कर मुक्त। और अन्य कर्मचारियों को अपन ने दो कैटेगरी में बांटा था। ऐसे कर्मचारी जिस पे ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है और ऐसे कर्मचारी जिन पे ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है। तो ये अधिनियम किन पे लागू होता है, ये अपनी पिछले लेक्चर के अंदर बात हो गई थी कि ये वैधानिक निगमों पर, कारखानों पर, खानों पर, बगानों पर, तेल क्षेत्रों पर, बंदरगाहों पर तथा रेल कंपनियों पर लागू होता है। और ऐसे कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, ऐसी कोई भी व्यापारिक संस्था जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, वहां पर भी ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। और ये अधिनियम तभी लागू होगा जब सेवानिवृत्ति तक या सेवा त्यागने तक, सेवा त्यागने का मतलब रिज़ाइन देना, खुद छोड़ना, कर्मचारी ने लगातार 5 वर्षों तक कार्य कर लिया हो। यदि उसने 5 वर्ष से कम कार्य किया है तो ये अधिनियम लागू नहीं होगा। अब इसके नियम अपन ने आज इनके एक्ट के अंतर्गत क्या लिखा है इन दोनों कर्मचारियों के लिए, इसकी बात करेंगे। इन कर्मचारियों के लिए तो सारी की सारी राशि क्या होगी? करमुक्त होगी, टैक्स फ्री होगी। अब इन कर्मचारियों के लिए क्या नियम है वो अपन आज चर्चा करेंगे, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, कि वह कर्मचारी जिन पर ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है और ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है। ये मैंने दो कैटेगरी यहाँ पर बना दी है। अब इन दोनों कैटेगरी के अंदर अपन आज चर्चा करते हैं कि इन पे क्या नियम लागू होंगे, कैसे इसके अंतर्गत अपन, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है इनके लिए। तो देखिए, निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी, इसमें भी निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी। इन दोनों पॉइंटों को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा आज। देखिए, अब कौन कौन सी 3 राशियां हैं। एक तो प्राप्त राशि, अमाउंट रिसीव्ड एज ग्रेचुटी, ग्रेचुटी के रूप में प्राप्त राशि, ये तो प्रश्न में दी गई होगी। इसकी मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख रुपए। और तीसरा पॉइंट है जो समझने का पॉइंट है वो एक ही है इसके अंतर्गत, कि तीसरा पॉइंट समझने का है आपको कि अंतिम माह का वेतन इंटू 15/26। 15/26 का मतलब है 1 वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन दिया जाएगा और 1 महीने में 26 दिन माने जाएंगे। तो इसलिए इसका फार्मूले के अंदर मैंने सीधा लिख दिया 15/26 इंटू सेवा के वर्ष। अब अंतिम माह का जहाँ भी वेतन शब्द आ गया तो वहाँ आपको ये ध्यान देना है कि वेतन का मतलब क्या, वेतन में क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, समझनी है। जहाँ भी वेतन शब्द आ गया तो वहाँ वेतन का मतलब क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहले तो वेतन का मतलब समझ लीजिए क्या है। तो यहाँ पर वेतन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लेंगे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। वेतन का मतलब है एक तो मूल वेतन, प्लस DA महंगाई भत्ता। और महंगाई भत्ता यहाँ पर सदैव लेना है, चाहे सेवा शर्तों के अंतर्गत हो चाहे सेवा शर्तों में नहीं हो, यहाँ पर DA को सदैव शामिल करना है। ये बात ध्यान रखना कि DA को हमेशा लेना है। तो अंतिम माह का वेतन लेंगे, तो अंतिम माह का मतलब जब उसको रिटायर हुआ है, जब उसने सेवा त्यागी है, उसके अंतिम महीने का वेतन। और वेतन में एक तो मूल वेतन ले लेंगे और एक DA हमेशा लेना है। तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ अंतिम माह का वेतन आ जाएगा इंटू 15/26 इंटू सेवा के वर्ष।
अब सेवा के वर्ष आते हैं, वहाँ पे भी थोड़ी सी सावधानी रखनी है। मान लीजिए कर्मचारी था, उसने 10 वर्ष 7 महीने काम किया, तो उसको 10 वर्ष माने या 11 महीने माने, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा काम कर लिया तो उसको 11 वर्ष भी मान सकते हैं। या किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष और 4 महीने काम किया या 10 वर्ष 5 महीने काम किया तो उसको 11 महीने माने या 10 वर्ष माने। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 10.7 वर्ष, इसको अपन मानेंगे 11 वर्ष। यानी अगर 6 महीने से ज़्यादा उसने काम कर लिया तो उसको अपन पूरा वर्ष मान लेंगे। तो यहाँ 10.7 का मतलब है 10 वर्ष और 7 माह। तो 6 महीने से ज़्यादा उसने काम कर लिया तो उसको 11 वर्ष मान लेंगे। मान लीजिए सवाल में लिखा हुआ है 10 वर्ष और 5 माह उसने काम किया। ये 5 माह हैं, ये 7 माह हैं, महीने हैं, मंथ्स। तो 10 वर्ष 5 महीने काम किया तो ये 5 महीने का मतलब 6 से कम है, तो इसको अपन कितना मानेंगे? इसको अपन मानेंगे 10 वर्ष। यानी कि ये पॉइंट अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 6 माह से अधिक की अवधि यदि उसने काम कर ली तो उसको पूर्ण वर्ष माना जाएगा। तो सवाल में अच्छी तरीके से देख लेना उसने कितने वर्ष काम किया है। तो यहाँ पे आएंगे सेवा के वर्ष। जैसे 10.7 वर्ष है तो यहाँ सेवा के वर्ष कितने हो जाएंगे? 11। 10.5 वर्ष है तो यहाँ सेवा के वर्ष कितने लिखेंगे? 10। तो इसमें अब ये 3 पॉइंट हैं। एक तो प्राप्त राशि, ये प्रश्न में दे रखी होगी, 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है। अंतिम माह का वेतन, वेतन में मूल वेतन लेंगे प्लस डीए को हमेशा जोड़ेंगे, इंटू 15/26 इंटू सेवा के वर्ष। और इस फार्मूले में से, इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वो करमुक्त होगी, सबसे कम राशि करमुक्त होगी। अब उन कर्मचारियों की बात करो जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है, तो इसमें भी वही बात है, 3 पॉइंट हैं। प्राप्त राशि, अमाउंट रिसीव्ड एज ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त राशि, ये प्रश्न में दे रखी होगी। 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है, तो ये दोनों पॉइंट तो सेम है दोनों के अंदर। अब यहाँ पर देखो अंतिम माह का वेतन की जगह क्या चीज़ आ गई? औसत वेतन, इंटू 15/26 की जगह क्या आएगा? 1/2 इंटू सेवा के वर्ष। अब यहाँ औसत वेतन कैसे लेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज के लिए अब समझो औसत वेतन यहाँ कैसे निकालेंगे, पहले तो ये क्लियर कर लो। औसत वेतन निकालने के लिए सेवानिवृत्ति के समय या सेवा त्यागने के समय पिछले 10 महीने का वेतन लेंगे। औसत वेतन गत 10 माह के वेतन के आधार पर ज्ञात किया जाएगा। पहली बात। अब वेतन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे यहाँ, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट वेतन में क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। तो वेतन के अंदर वही बात ध्यान रखनी है, मूल वेतन प्लस डीए, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। यदि यहाँ तो डीए सदैव था, देखिए यहाँ तो डीए सदैव लेना है, यहाँ डीए तभी लेना है यदि सेवा शर्तों के अंतर्गत हो तो। प्लस कमीशन यदि सेल्स पर निश्चित प्रतिशत के रूप में हो तो। अब यहाँ समझ लेना, यहाँ वेतन के अंदर 3 चीज़ें आएंगी, मूल वेतन प्लस डीए यदि सेवा शर्तों के अंतर्गत हो तो, प्लस कमीशन यदि सेल्स पर निश्चित प्रतिशत के रूप में हो तो। तो ये कितने दिन का लेना है ये सारी चीज़ें? 10 महीने का। 10 महीने का मूल वेतन प्लस 10 महीने का डीए यदि सेवा शर्तों के अधीन है तो, प्लस 10 महीने का कमीशन यदि बिक्री पर निश्चित प्रतिशत के रूप में है तो।
तो वो 10 महीने का अपन टोटल लगा लेंगे और उसमें 10 का भाग दे देंगे, तो 1 महीने का औसत वेतन आ जाएगा। यहाँ औसत नहीं लेते, यहाँ क्या लेते हैं, अंतिम माह का वेतन। जब वो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ या जब उसने सेवा त्यागी, उस समय का उसका जो अंतिम महीना था, उस अंतिम महीने का वेतन, वेतन में मूल वेतन प्लस डीए सदैव। यहाँ 1 महीने का वेतन लेना है, लेकिन 1 महीने का वेतन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले 10 महीने का वेतन जोड़ेंगे, उसमें 10 का भाग देंगे, तो 1 महीने का औसत वेतन आ जाएगा। तो औसत वेतन कितने महीने का लेना है, औसत वेतन लेना है 1 माह का। लेकिन ये औसत निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे, गत 10 माह के वेतन के आधार पर ज्ञात किया जाएगा 1 महीने का औसत वेतन। तो पहले 10 महीने का मूल वेतन प्लस 10 महीने का डीए यदि सेवा शर्तों के अंतर्गत है तो, प्लस 10 महीने में यदि कोई कमीशन बिक्री पर मिला है निश्चित प्रतिशत के रूप में, तो इन तीनों का टोटल कर लेंगे, टोटल में 10 का भाग दे देंगे, तो 1 महीने का औसत वेतन आ जाएगा, इंटू 1/2 इंटू सेवा के वर्ष। अब सेवा के वर्ष में फिर वही बात आएगी कि 6 महीने से ज़्यादा होगा तो उसको पूरा वर्ष मानोगे, 6 महीने से कम होगा तो उसको पूरा वर्ष मानेंगे क्या। तो यहाँ पर अब वही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ 6 महीने से ज़्यादा हो चाहे 6 महीने से कम हो, उसको अपन छोड़ देंगे। 10.7 वर्ष को भी अपन कितना मानेंगे, 10 वर्ष ही मानेंगे। 10 वर्ष और 7 महीने उसने काम करा तो भी उसको 10 वर्ष मानेंगे, और 10 वर्ष 4 महीने काम करा तो भी उसको कितना मानेंगे, 10 वर्ष ही मानेंगे। यानी महीनों को छोड़ दिया जाता है। तो दोनों में अंतर है। यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा होते ही उसको पूरा वर्ष मान लेते हैं, 6 महीने से कम होते ही उसको महीनों को छोड़ दिया जाता है। यहाँ महीनों को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता। 6 महीने से ज़्यादा का, चाहे 10 वर्ष और 11 महीने काम करा, 10 वर्ष और 11 महीने काम करा, 10.11 वर्ष लिखा है मैंने, तो भी उसको कितना मानेंगे, तो भी उसको 10 वर्ष ही माना जाएगा। यानी कि उसको महीनों को छोड़ दिया जाता है, महीनों को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये दोनों में विशेष रूप से अंतर है। तो ये अब आपको पूरा का पूरा पॉइंट ध्यान रखना है। तो आपके एग्ज़ाम में प्राय करके यदि सरकारी कर्मचारी हो गया तब तो कर मुक्त है, वो आपको पॉइंट ध्यान रखना ही है। सरकारी कर्मचारी है, सुरक्षा सेवा में लगा हुआ कर्मचारी है, या फिर स्थानीय सत्ता में कार्य करने वाला कर्मचारी है, तो उनके लिए तो हो गया टैक्स फ्री। अन्य कर्मचारियों को अपन ने 2 भागों में बांटा है। ये 2 भागों में अपन ने बांटा है अन्य कर्मचारियों को, जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता। तो निम्न में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी। तो इसमें एक एक पॉइंट समझने का है, क्योंकि दोनों 2 पॉइंट तो सेम ही है। प्राप्त राशि 20 लाख रुपए, प्राप्त राशि 20 लाख रुपए। बस ये तीसरा पॉइंट जो है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी तीसरा पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जहाँ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है वहाँ तो अंतिम माह का वेतन लेना है, वेतन में मूल वेतन और डीए हमेशा जोड़ना है, इंटू 15/26 इंटू सेवा के वर्ष। सेवा के वर्ष यदि 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो उसको पूरा वर्ष मान लेंगे, 6 महीने से कम हो गए तो उसको छोड़ देंगे। और जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान नियम लागू नहीं होता वहाँ भी प्राप्त राशि 20 लाख। औसत वेतन लेना है। यहाँ पे औसत वेतन कैसे निकालेंगे, 10 महीने का वेतन जोड़ेंगे। वेतन में क्या क्या चीज़ें लोगे, मूल वेतन प्लस डीए यदि सेवा शर्तों में है तो, और कमीशन यदि बिक्री पर निश्चित प्रतिशत में है तो, इंटू 1/2 इंटू सेवा के वर्ष। सेवा के वर्ष में क्या ध्यान रखना है, महीनों को छोड़ दिया जाएगा, केवल पूर्ण वर्ष लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये ग्रेच्युटी का पॉइंट था। आपको मैं मानता हूँ कि बिल्कुल अच्छी तरीके से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसका कल एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट करके आपको मेरे को बताना है, और फिर इसके बाद में अपन एक नेक्स्ट पॉइंट चालू करेंगे, अपन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।